स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो आज इन 3 खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से जुड़ी। जी हां, 11 साल हो चुके मोदी गवर्नमेंट को बने हुए और नए भारत का ये अमृतकाल है। लेकिन इन बीते 11 सालों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं भारत के अंदर, किस तरीके से आम जनजीवन में बदलाव आया है, ऐसे कौन कौन से ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, कौन कौन सी तमाम योजनाएं हैं, इन तमाम चीजों का करेंगी बात इस चीज को लेकर। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता देते हैं। दूसरी प्रमुख खबर, इंदौर कपल केस में एक नया ट्विस्ट अब सामने आ चुका है और सोनम के मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं इस मामले में पूरे राज खुलते हुए सामने आएंगे। पुलिस ने सोनम को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है और अब सोनम सारे राज खुलेगी कि आखिर कब वो लापता हुए और उसके बाद में क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको, इस नए ट्विस्ट के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका के लॉस एंजल्स में धुआं देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर इस प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह और क्या है ट्रंप की तरफ से प्लान, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो इसी के साथ चलिए पहली और प्रमुख खबर के साथ करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल आज यानी कि 9 जून को पूरा हो चुका है और इस तरह से उनकी सरकार के 11 साल भी पूरे हो गए। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही भारत की सीमा की तरफ देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई और जब ये गुस्ताखी किसी ने की तो मुंहतोड़ जवाब उसका दिया गया। फिर चाहे वो चीन को डोकलाम या फिर गलवान में दिया गया जवाब हो या फिर पाकिस्तान को हर आतंकी घटना के बाद दिया गया जवाब हो। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है तो आतंकवाद से कश्मीर आजाद हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बीते 11 सालों में भारत कितना बदला है, आम लोगों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बीते 11 सालों में 11 ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने बदली आम जन के जीवन की तस्वीर। तो 11 अहम फैसले, 11 ऐतिहासिक फैसले। सबसे पहला फैसला जिसमें उज्ज्वला योजना, जिसके जरिए 10.3 करोड़ लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया गया। इसके साथ ही दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को इसका लाभ मिला है। तीसरी योजना है जनधन योजना, जिससे 55 करोड़ लोगों को जीरो बैलेंस पर बचत खाता जिन लोगों ने खोला है। चौथी योजना पीएम मुद्रा और स्टैंड अप योजना, बिना गारंटी के ही सस्ते दर पर आम जन को कर्ज उपलब्ध कराया गया। 5वीं है किसान सम्मान निधि, जिसके जरिए 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.7 लाख रुपए लोन दिया गया। इसके साथ ही पीएम कौशल विकास योजना, 1.48 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित इसके जरिए किया गया है। इसके साथ ही अगला फैसला स्वच्छ भारत अभियान, जिससे 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है। सौभाग्य योजना, जिसमें 100% इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं सौभाग्य योजना के जरिए। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके जरिए 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर को आसानी से कर्ज मिल पाया उनके कामकाज के लिए। आयुष्मान योजना, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया गया। और उसके बाद में 11वां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न दिया जाता है। तो ये तमाम वो 11 ऐतिहासिक फैसले जो इन बीते 11 सालों में लिए गए। हालांकि ये सिर्फ 11 नहीं, इनकी संख्या बहुत सारी है, लेकिन जो प्रमुख 11 है वो हम आपके सामने लेके आए। लेकिन इसके साथ ही पिछले 11 सालों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा किस तरीके की रही है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। मंदिर और तीर्थ स्थलों का पुनर्विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, जिसमें हम सीधे तौर पर देखें। इसके साथ ही महाकाल लोक परियोजना उज्जैन मध्य प्रदेश, जिसका विकास किया गया और संस्कृति का ध्यान रखा गया। इसके बाद उज्जैन के बाद आती है असम से, जहां मां कामाख्या मंदिर का भी पुनर्विकास किया जा रहा है, लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अगली अगर हम बात करें तो वो है राम मंदिर अयोध्या, जिसकी तस्वीर हम सभी ने देखी है और अभी भी वो बनता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से एक नई पहचान उत्तर प्रदेश को मिल रही है। उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और केदारनाथ मंदिर के जरिए किस तरीके से पर्यटन को भी बढ़ावा लगातार मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात का जूना सोमनाथ मंदिर के आसपास भी विकास कार्य लगातार किया जा रहा है।
तो कुल मिलाकर सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की कोशिश और साथ ही मंदिर का और जो तीर्थ स्थल है उनका लगातार विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही विरासत को सम्मान, राष्ट्र का अभिमान, किस तरीके से विरासत का सम्मान किया जा रहा है एक नजर उस पर डाल लेते हैं। जहां विरासत के सम्मान में प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाया गया, जलियांवाला बाग स्मारक बनाया गया। ये तमाम वो स्मारक है जिसकी वजह से देश को एक अलग पहचान मिल रही है। इसके साथ ही आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत मंडपम दिल्ली में, इसके साथ ही नया संसद भवन जिसको हम सभी ने बनते हुए देखा, और उसके बाद है अंबेडकर के पंच तीर्थ। तो कुल मिलाकर सांस्कृतिक और साथ ही विरासत का सम्मान इस वक्त भारत सरकार करती हुई नजर आ रही। पिछले 11 सालों में कई सारे अहम कदम उठाए गए हैं, कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं जिसकी वजह से आम जन के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 स्तंभ का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि गरीब, युवा, किसान और महिला, जिसको शब्द दिया गया है ज्ञान, और बताया कि भारत का जब विकास है तो उसमें ये 4 स्तंभ हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, 11 साल मोदी सरकार के बेमिसाल रहे हैं और सीधे तौर पर हम देखें तो आम जनजीवन की तस्वीर एकदम बदलती हुई नजर आई। जो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की वजह से फिर चाहे वो किसान हो, फिर चाहे वो युवा हो, गरीब हो या फिर महिला सशक्तिकरण हो, कुल मिलाकर हर वर्ग का विकास इन बीते 11 सालों में किया गया। शैलेंद्र, देखिए कृतिका, 2 योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा, उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने अंत्योदय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है और जितनी आबादी नहीं है अधिकतर देशों की, उतने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। आप देखिए 81 करोड़ से ज़्यादा लोग पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का फ़ायदा पा रहे हैं, यानी उन्हें मुफ्त अनाज मिल रहा है। ये सुनिश्चित हो रहा है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएस के जरिए मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। दूसरी योजना है आयुष्मान भारत, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनी है, 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और 70 साल के सभी बुजुर्गों को ये बीमा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 27 करोड़ लोगों को बीते 1 दशक में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, अत्यधिक गरीबी से बाहर वो आने में सफल हुए हैं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से। तो जो योजनाएं हैं उसका ज़मीनी जो असर दिखा है, अब उसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 के बाद जो विकास की जो रफ्तार है, जो तेज हुई है और जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान गांव, गरीब, किसान, युवा पर रहा है, आपने उसका जिक्र भी किया, उसका असर दिखता है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को हम जानते हैं कि मुफ्त अनाज दिया जा रहा है जिससे वो अपने जीवन स्तर को और बेहतर कर सके। और स्वास्थ्य की चिंता की गई है कि अक्सर ये होता है कि लोग गरीबी से बड़े मेहनत से बाहर आते हैं, लेकिन घर में कोई बीमार हो जाता है तो फिर गरीब हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सुनिश्चित किया गया कि ऐसी स्थिति ना आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो सांस्कृतिक धरोहरों को संभालने का काम भी लगातार किया जा रहा है, विरासत को सम्मान भारत में दिया जा रहा है। पिछले 11 सालों के जरिए अगर हम देखें, जो मंदिर है, जो तीर्थ स्थल है, उनका भी लगातार विकास इन दिनों भारत में हो रहा है। जी देखिए, हमने देखा था कि 2014 से पहले एक धारणा थी कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भुलाने का काम किया जाता था और एक गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त एक तरह से ये आरोप लगता था कि सरकारें रही हैं और लोगों को जो अपना गौरव रहा है उसका याद नहीं दिलाया जाता था। हम जानते हैं कि जब आदिवासी समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को विशेष तौर पर बनाने का फैसला किया गया, हमने तमाम आदिवासी जो महापुरुष हैं उनके सम्मान में देखा कि योजनाएं शुरू हुई या फिर स्मारक बने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ का विकास हुआ। और अगर आप देखें हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें रही हैं, तमाम जो पुरातन मंदिर रहे हैं उनका किस तरह से विकास हुआ, कॉरिडोर बना और उससे धार्मिक पर्यटन को बहुत तेजी हासिल हुई है। और उसका फायदा किसको मिलता है? उसका फायदा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि जब पर्यटन तेजी से आगे बढ़ता है तो फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट, होटल या फिर कामगार, उन्हें सीधा फायदा होता है। तो विरासत के साथ विकास और विरासत पर गौरव,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मंत्र रहा है और बिल्कुल। 11 वर्षों में उस पर वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है, ये दिखता भी है। और आगे भी हम देख रहे हैं कि कई योजनाएं हैं इस दिशा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये बड़ी जानकारी मिली है, जहां कोटा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। इस वक्त दरअसल आपको बता दें, कोटा में नक्सलियों की तरफ से ये आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एएसपी आकाश गिरपुंजे शहीद हो गए। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। थाना प्रभारी और एसडीपीओ भी इसमें घायल हुए हैं और पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। दरअसल नक्सलियों को खत्म करने के लिए कई सारे अभियान इस वक्त चलाए जा रहे हैं, कई सारे सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इसी बीच पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जहां जारी है, वहीं दूसरी तरफ एएसपी आकाश गिरपुंजे शहीद हो गए। कोटा में नक्सलियों की तरफ से ये आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें वो शहीद हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर एएसपी आकाश गिरपुंजे शहीद हो गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका निधन हो गया। लेकिन इसके साथ ही इस दौरान थाना प्रभारी और एसडीपीओ भी घायल हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ, वो अभी भी लगातार जारी है। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नक्सलियों को खात्मा करने के लिए कई सारे कदम इस वक्त वहां पर छत्तीसगढ़ में उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सोमेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस खबर से जुड़ी हुई? जी, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक दुखद खबर सामने आई। कोटा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे, जो गंभीर रूप से पहले घायल थे और उन्हें घायल के लिए बेहतर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दौरान उनकी मौत हो गई। आकाश राव जो गिरपुंजे जो शहीद थे, पूरी पुलिस विभाग में भी शोक की लहर है। जो ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कोंटा थाना प्रभारी टीआई और एसडीपी भी घायल हुए थे, जिनका इलाज अभी भी जारी है। कोंटा क्षेत्र में गश्त के लिए निकले हुए थे और लगातार उस इलाके में जो सुरक्षा बल के जवान हैं, नक्सलियों की सूचना पर लगातार उनके द्वारा सर्चिंग भी की जाती है। बस्तर पुलिस के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें लिखा हुआ है 9 जून 2025 को जो आकाश राव गिरपुंजे हैं, एडिशनल एसपी थे कोंटा डिवीजन के, सुकमा के जो कोंटा एरोबोरा मार्ग पे ड्रोन के पास जो आईडी चपेट में आने से पहले गंभीर रूप से घायल हो गए और जो इलाज के दौरान शहीद हो गए हैं। तो फिलहाल आपने देखा होगा कि जो बस्तर का जो इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों की कोर इलाके में घुस कर उनका एनकाउंटर भी करते हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 15 महीनों में भी आपने देखा होगा कि सुरक्षा बलों ने करीबन 400 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर किया है और 15 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी की है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से नक्सलियों का जो कायराना हरकत देखने को मिला, बिल्कुल एसपी रैंक के जो अधिकारी थे वो शहीद हो गए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार बताएंगे कहानी शादी, धोखा और कत्ल की। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर, और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा पीएम मोदी के सपनों का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। शादी, धोखा और कत्ल, मेघालय में गायब इंदौर कपल केस में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। और इस सनसनीखेज मामले में पुलिस लगातार पिछले 16 दिनों से जांच कर रही थी, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई मामले में इसमें सामने आई है। और इसके साथ ही पुलिस ने सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी ये भी मिली है कि इस
पूरे मामले में पुलिस ने 3 और लोगों की भी गिरफ्तारी की है। साथ ही आपको यह बता दें कि 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी, जिसके बाद कपल हनीमून पर मेघालय चला गया, जहां दोनों लापता हो गए। 23 मई को लापता होने के बाद में 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में बरामद किया गया, जिसके बाद ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई थी। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या है ये नया ट्विस्ट। तो इंदौर कपल के इस मामले में ये नया ट्विस्ट सामने आया, जहां सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है और गाजीपुर के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है सोनम रघुवंशी ने खुद को। इतने दिनों से वो लगातार लापता चल रही थी। इस बीच उनके पति की जो शव है उसे भी बरामद किया गया था, लेकिन इसके साथ ही मेघालय की डीजीपी की तरफ से भी एक बड़ा दावा इसी बीच किया गया है और कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी सोनम रघुवंशी भी शामिल थी, ये दावा किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सुपारी देकर सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है और पति राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक खाई से बरामद किया गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वारदात में शामिल 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके साथ ही मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमान की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि राजा मर्डर केस में पुलिस को मात्र 7 दिनों के अंदर ये बड़ी सफलता मिली है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है अपनी तरफ से और इसमें कहा गया कि महिला आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया गया है। इसके साथ ही कोनराड संगमा की तरफ से कहा गया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है। इसके साथ ही त्वरित कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस की भी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर एडीजी अमिताभ यश की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, वो एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो अमिताभ यश को आपने सुना और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही भोपाल से आदित्य हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास में आना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। अगर देखा जाए तो सोनम जो कि लगातार लापता चल रही थी, 23 तारीख से आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जानकारी ये मिली है कि थाने में जाकर के उन्होंने खुद ही सरेंडर किया है, खुद ही आत्मसमर्पण किया। आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, जो इसमें जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है कि सोनम तकरीबन बीती रात 1 बजे ढाबे पर पहुंची। ये काशी ढाबा गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर वो जब पुलिस पहुंची वहां पर तो वो बेहोशी हालत में वहां पर थी। उसको पुलिस ने लिया वहां से। उसके बाद उसका उपचार कराने के बाद वन स्टॉप सेंटर में उसको रखा गया है, जहां इंदौर पुलिस कुछ ही देर बाद वहां पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात अब ये होगी कि पूरे प्रकरण की सच्चाई ये पता चलेगी, क्योंकि जो मुख्य जिसके ऊपर आरोप लग रहा था सोनम, वो अब पुलिस की पकड़ में आ गई है। तो वो सारी घटनाएं, जो अलग अलग बातें आ रही थी, वो सारी सच्चाई अब सामने निकल कर आएगी या कुछ पूरा घटनाक्रम क्या है। तमाम सारे इसमें जो है कह रहे हैं पिछले कई दिनों से जो बातें चल रही थी, सीबीआई जांच की बात हुई, तो इन सब बातों पर पर्दा उठेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है सोनम रघुवंशी का पुलिस हिरासत में आना, जिसके बाद से इसकी गुत्थी पूरी तरीके से सुलझ जाएगी। सोनम रघुवंशी क्या कुछ बताती है, किन हालातों में ये सारा प्रकरण होता है, सारी बातें जाहिर हो जाएंगी। चलिए, इस पर नजर आप लगातार बने रखिएगा। इसी के साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य भी बने हुए हैं। आदित्य, सोनम को तो गिरफ्तार किया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही 3 और लोगों को भी गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया और बताया जा रहा है कि वो तीनों मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल, वो तीनों मध्य प्रदेश के हैं ऐसा बताया जा रहा है और एक तो सोनम का करीबी भी बताया जा रहा है। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये कहा यह जा रहा है कि सागर से और ललितपुर से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन राजा का जो परिवार है कृतिका, वो अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं और सीबीआई जांच होने के बाद ही हम किसी को दोषी ठहरा पाएंगे या नहीं ठहरा पाएंगे। लेकिन इंदौर पुलिस की अगर बात करें तो इंदौर पुलिस ये कह रही है कि मेघालय पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि सरेंडर किया गया। लेकिन अभी हमने यूपी पुलिस का भी बयान सुना है, उनका कहना है कि परिजनों की तरफ से ये फोन आया था और परिजन भी इंदौर में यही कह रहे हैं कि हमें वीडियो कॉल के जरिए हमने कंफर्म किया और वीडियो कॉल पे कंफर्म करने के बाद ही हमने पुलिस को बताया कि वहां पे लड़की मौजूद है। लेकिन एक जो सस्पेंस है वो ये निकल कर सामने आ रहा है। 10-11 तारीख के आसपास शादी की प्रक्रियाएं होती हैं, 3 दिन बाद ही सोनम जो है वो घर से निकल जाती है, ससुराल से चली जाती है। ससुराल वालों का ये कहना है कि चूंकि वो मूड कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि विदा की प्रक्रिया थोड़ी लेट होगी। उस दौरान सोनम अपने घर पहुंच चुकी होती है और राजा अपने घर से हनीमून के लिए मेघालय निकलता है। यानी कि सोनम और राजा अपने अलग अलग अपने घरों से मेघालय के लिए निकलते हैं। परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि जब राजा घर से निकलता है, सोनम ने उसको कहा था कि सोने की चेन जो है वो गले में पहन कर निकलना। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा, तस्वीर देखी तो उसकी माँ ने पूछा कि तू सोने की चेन पे पहन के गया है, तो उन्होंने कहा कि सोनम ने मुझसे कहा था। तो ये कुछ सस्पेंस है, कई सारी चीजें हैं। और एक और एंगल निकल के आ रहा है कि सोनम ने राजा की सुपारी दी थी, उसका एक बॉयफ्रेंड ने राज करके जिससे वो लगातार बात करती थी और ये एंगल भी उसमें निकल कर आ रहा है। लेकिन अब ये पूरी पूछताछ का इशू है। जब तक इस पूरे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, सोनम कुछ इसमें क्या कुछ कहते हैं, ये कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन परिजन फिलहाल यही कह रहे हैं कि जब तक पूरा खुलासा नहीं हो जाता, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आदित्य, इस खबर से जुड़ी हो, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में कई सारे अपडेट और कई सारे खुलासे एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अब आगे की जो जानकारी अगर हम देखें तो आगे और इस पर खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ तीसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में विरोध प्रदर्शन अब तेज होता नजर आ रहा है। अमेरिकी आव्रजन जो है अधिकारी की ओर से किए गए छापों के खिलाफ तीसरे दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शन के बीच हजारों लोगों ने सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी की। शहर में फेडरल डिटेंशन सेंटर के आसपास आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े गए। तो वहीं कैलिफोर्निया के आपको बता दें गवर्नर जो हैं उनकी तरफ से और साथ ही अन्य स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी कि रविवार को शहर में नेशनल गार्ड को भी तैनात कर दिया। दरअसल इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत तब हुई थी जब यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने लॉस एंजल्स में छापेमारी की, जिसके जवाब में नागरिक समूहों ने उस दौरान वहां पर प्लाजा से डाउनटाउन एलए यानी कि लॉस एंजल्स के फेडरल डिटेंशन सेंटर तक मार्च निकाला। फिलहाल अभी कैसे हैं वहां के हालात जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इमिग्रेशन नीति के खिलाफ हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के बारे में। तो इमिग्रेशन नीति के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी है, जहां लॉस एंजल्स में सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं और 3 दिन से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी, जिसकी तस्वीरें भी हम इसके जरिए आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ट्रंप के डिपोर्टेशन ड्राइव के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि जितने भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शन लगातार हिंसक हो रहा है, पुलिस पर भी पत्थर और पटाखों से हमला किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत को भी घेर लिया है। सीधे तौर पर यह पूरा प्रदर्शन इस वक्त 3 दिनों से वहां पर चल रहा है। मैक्सिकन झंडे को लेकर के आईसीई गो बैक के नारे भी वहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगाए गए हैं। करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस पर भी हमले के तमाम आरोप इस वक्त लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉस एंजल्स में सड़कों पर लोग उतरते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप की जो तमाम नीतियां हैं। इसके साथ ही अमेरिका में संवैधानिक टकराव भी देखने को मिल रहा है ट्रंप और गवर्नर न्यूसम के बीच में। ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजल्स भेजा है, तो वहीं गवर्नर न्यूसम कह रहे हैं कि यह राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन है। ट्रंप कह रहे हैं कि राज्य सरकार असक्षम है, सुरक्षा नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार फेल है और अब हम संभालेंगे। लेकिन वहीं गवर्नर न्यूसम कह रहे हैं कि शहर में डर फैलाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात अब कहीं ना कहीं हम देखें सीधे तौर पर तो अमेरिका में ये संवैधानिक टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा का रुख करेंगे। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस खबर से जुड़ा हुआ? फिलहाल अभी लॉस एंजल्स में क्या कुछ है हालात?
देखिए, अगर हालात की बात की जाए तो लगातार अब गिरफ्तारियां बढ़ चुकी है और अगर एक संख्या अगर मैं आपको दे सकूं तो 100 से अधिक गिरफ्तारियां इस वक्त अमेरिका में हो चुकी है, यूएस में हो चुकी है। और ये सभी गिरफ्तारियां तब शुरू हुई जब झड़पें होनी शुरू हो गई जो विरोध प्रदर्शनकारी है उनकी, और जो वहाँ पर ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए, जो पुलिस है, लोकल पुलिस की बात की जाए या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ जो लॉस एंजलिस में डिप्लॉय की जा रही है, उनके साथ लगातार झड़पें बढ़ रही थी। एक तरह से पेट्रोल बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि एक तरह से हिंसक झड़प ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये ले रहा था, उस हिंसक झड़प का मोड ले रहा था। और इसके बाद जिस तरह से नेशनल गार्ड को बुलाया गया है उसको लेकर भी बहस यूएस में बढ़ चुकी है। वहाँ पर अगर एक तरह से डेमोक्रेट जो स्टेट्स है उनकी बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी फौज को अपनी ही धरती पर अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ लगाया जा रहा है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि एक तरह से ये इमरजेंसी की सिचुएशन है और इससे डील करने के लिए उनके ट्रूप्स को बुलाना पड़ेगा। लेकिन सभी अगर पूरी बात की जाए इसमें सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स है उनके बीच की टकरार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सेनेट से बिना पूछे ही एक तरह से रेड्स का ऑर्डर किया उन्होंने किया और नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय करने का भी। तो वही रिपब्लिकन है और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि अगर वो डेमोक्रेट से कंसल्ट करते तो किसी न किसी बहाने से इस पूरे के पूरे जो डिप्लॉयमेंट है नेशनल गार्ड की उनको रोकने की कोशिश करते हैं और इससे लोगों की जान तक जा सकती थी। तो सुरक्षा की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और वही एक तरह से मानवाधिकारियों की बातें डेमोक्रेट्स कर रहे हैं और खासतौर पर गवर्नर जो है कैलिफोर्निया के वो कर रहे हैं। तो टकरार बढ़ रही है और ये पूरा का पूरा जो ये प्रकरण है ये एक तरह से राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अक्षय, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।